हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, 31 नवंबर, 1 नवंबर, 26 जनवरी। तो आपको बताना है कि सर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? यूनिटी डे के रूप में। किस रोज में? यूनिटी डे के रूप में। 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डेज हमें याद रखना है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्मदिन। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इटली, रोम में। कहां पर है? रोम में। आगे चलते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर 1945 को। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन। 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य से होकर नहीं बहती है? अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड राज्य से होकर कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो दामोदर नदी बहती है। इसे झारखंड और बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी। स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड में ही बहती है। और ये जो बराकर नदी है, ये दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बराकर नदी। ये महानदी जो है, ये जो है झारखंड राज्य में नहीं बहती। ये कहां से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, महानदी सिहावा की पहाड़ी से। अब यहां पर देखिएगा सर, बराकर नदी पर तिलैया परियोजना है। कौन सा? तिलैया परियोजना कहां पर है? बराकर नदी पर। सर जो हमारा हुंडरू वाटरफॉल है, कौन सा? हुंडरू वाटरफॉल, ये किस नदी पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर है। और जो दामोदर नदी है, इसे क्या कहा जाता है? झारखंड व बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड और बंगाल का शोक कहा जाता है इसको? दामोदर नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो महानदी है ये झारखंड राज्य में नहीं बहती है। अब देखिए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। तो बराकर तलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी पर। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। जो महानदी है वह झारखंड से होकर नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन। अब देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हेमंत सोरेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन। अब देखिए, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। उनकी पार्टी का नाम क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा।
हाल ही में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर इनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई है। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल है। तो यहाँ पर झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। इनकी राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और जो गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अब देखिए, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सर रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि सर जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें, हमसे पूछ रहा है गैर नवीकरणीय, तो इनमें से बताइए, जल, अपने धरती पर 71% जल है। पवन ऊर्जा बताइए, जो हमारा एयर है, ये कभी खत्म हो पाएगा? नहीं। लेकिन सर सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी हमें कहां से प्राप्त होता है? सर हमें सन से प्राप्त होता है। लेकिन कोयला सर एक ना एक दिन तो कोयला क्या होगा? खत्म हो ही जाएगा, इसे हम दोबारा नहीं बना सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ है एनर्जी, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और परमाणु ऊर्जा। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नवीनीकरण संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो नेचुरल तरीके से हैं, जो कभी खत्म ना होने वाले हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल, और जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। 185, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगर बात करें थॉमस एल्वा एडिशन, तो थॉमस एल्वा एडिशन ने विद्युत के बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिशन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका आविष्कार किया था? तड़ित चालक का। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 1901 से। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 186, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? अब देखिए, ये हमारे जो होते हैं खेल और उससे संबंधित शब्द। अब यहां पर देखिए, फुटबॉल से बात कर रहा है। अब देखिए, फुटबॉल में हम फ्री किक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्री किक का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब देखिए, ऑफ साइड, पेनाल्टी किक और पेनाल्टी स्ट्रोक। सर पेनाल्टी किक का भी यूज हम फुटबॉल में करते हैं, ऑफ साइड का यूज भी हम फुटबॉल में करते हैं। लेकिन जो पेनाल्टी स्ट्रोक है, कौन सा? पेनाल्टी स्ट्रोक, सर ये हॉकी से रिलेटेड शब्द है। किससे? हॉकी से रिलेटेड शब्द है पेनाल्टी स्ट्रोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर हम देखेंगे फुटबॉल, ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित क्या है शब्द, कौन कौन से, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। और ये हॉकी से रिलेटेड शब्द है, इन्हें भी देख लीजिए। सर ऑफ साइड, कॉर्नर किक, फ्री किक, पेनाल्टी किक, गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर, पीला कार्ड, लाल कार्ड, ट्रिबल, हेडर और टैकल, ये सारे शब्द कहां यूज होते हैं? ये शब्द होते हैं फुटबॉल में। अब हॉकी में देखेंगे पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक। यहां पर देखिए, यही हमसे पूछा है
इनमें से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक, गोलकीपर। अब देखिए गोलकीपर यहां भी होता है, गोलकीपर यहां भी होता है, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, ट्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग। अब देखिए ये डिफेंडर जो होता है ये कबड्डी में भी होता है, एक डिफेंडर और एक होता है रेडर। तो ये डिफेंडर शब्द कबड्डी में भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पेनाल्टी स्ट्रोक है वो कहां से संबंधित है? हॉकी से, ना कि फुटबॉल से। चलिए, ऑफ साइड, लेग साइड। तो ऑफ साइड शब्द फुटबॉल से भी संबंधित है और क्रिकेट से भी संबंधित है। इसमें बोल रहा है फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो जो पेनाल्टी किक है ये किससे संबंधित है? हॉकी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ चीजें कॉमन रहती हैं, कुछ चीजें क्या है कॉमन, जैसे यहाँ देखिए मिडफील्डर यहां भी है, मिडफील्डर यहां भी है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जो कॉमन वाला। 187, कौन सा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? आप देखिए सर, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी भारत स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हुआ, ये भी संबंधित है। 1930 में सविनय अवज्ञा, ये भी संबंधित है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी संबंधित है। लेकिन सर ये जो जेपी आंदोलन है ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा जेपी आंदोलन के बारे में। बिहार आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को जय प्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? ये लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इन्हें संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। इनका एक बहुत बड़ा आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ था। इंदिरा गांधी को हटाने का बहुत बड़ा श्रेय सत्ता से इन्हीं का था, जयप्रकाश नारायण का। चलिए 188, आजाद हिंद सेना के संस्थापक कौन थे? चलिए, तो बात कर रहा है हु वाज द फाउंडर आजाद हिंद सेना। सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जनरल शहबाज खान और रास बिहारी बोस। तो जो आजाद हिंद सेना है या आजाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। क्या किया था? किसने किया था? रास बिहारी बोस। आपको अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको कैप्टन मोहन सिंह भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन एक्चुअल में किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। तो आपके एग्जाम में अगर रास बिहारी बोस नहीं होगा तो कैप्टन मोहन सिंह भी हो सकता है। तो किया किसने था? रास बिहारी बोस ने। ये रास बिहारी बोस हैं। और उधर जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वो रास बिहारी घोष ने किया था, तो इसे ध्यान रखना है। चलिए, आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सेना की संस्थापक 1943 में रास बिहारी बोस ने की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाल ली थी। अब यहां देखिए, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक इन्हें कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस।
और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी वो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। 189 इथिक्स का क्वेश्चन है। आप एक उच्च स्तर के व्यक्ति हैं यदि आप दूसरों की भारी दबाव में होने के बावजूद अपने मूल्य के साथ खड़े हैं। अगर आप क्या हैं, ईमानदार हैं, तो आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे क्योंकि आप ईमानदार हैं, तो आपको कोई भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो आप बिना किसी के दबाव में आए अपने मूल्य के साथ यानी अपनी इथिक्स के साथ खड़े रहेंगे। 191 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में शामिल नहीं होती। तो आपको पता है कि सर जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, वो अरब सागर से होती हुई कहां, खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं वह अरब सागर में गिरती हैं। तो सर दो मुख्यतः दो ही नदियां हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। ये सर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ताप्ती नदी ये कहां गिरती है, अरब सागर में, ना कि बंगाल की खाड़ी में। सभी का करेक्ट आंसर आया है। अब यहां देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इनका ट्रिक देखते हैं। सालू की मां भानमती सोजा, सालू की मां भानमती सोजा। तो सा से क्या हो जाएगा, साबरमती नदी कहां गिरती है, अरब सागर में। लूनी नदी, ये मरुस्थली भारत की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। फिर यहां देखिए जो का है वो साइलेंट है, माही नदी, ये भी अरब सागर में गिरती है। भा का है भारत पूजा या पेन्नानी नदी, जो केरल की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी, यहां देखिए नर्मदा नदी, सोम नदी, और जा से याद रखना है जाखम या जवाई नदी। यहां पर ये हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। यहां पर ताप्ती नदी और लिख लेना है, कौन सी नदी, ताप्ती नदी। बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों, क्योंकि सर ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। कहां बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है, किसे, गोदावरी को। अगर कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, कहां से, महाराष्ट्र से, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 संविधान के भाग 4 ए में निहित अनुच्छेद 51 ए संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है, 1976। सर इसमें क्या जोड़ा गया है, सर मौलिक अधिकार ये 12 से 35 तक है। कहां से है, सर ये 12 से 35 मौलिक अधिकार है। सर आधिकारिक भाषाएं कितनी है वर्तमान में, 22 हैं, जो अनुसूची 8 से संबंधित है, अनुसूची 8 में है। नागरिकता सर अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया है, सर जो हमारा भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं।
सर जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। सर 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 का में रखा गया है। अनुच्छेद 51A। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कह रहा है कि सर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। नेक्स्ट 193 मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। क्रमशः भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष और 21 वर्ष, 35 और 21 वर्ष, 35 और 30 वर्ष, 35 और 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो चाहे वो भारत का उपराष्ट्रपति हो, दोनों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अब यहां देखेंगे राष्ट्रपति, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसकी नियुक्ति निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। त्यागपत्र किसे देता है? यह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अब देखिए उपराष्ट्रपति, इसकी शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लेता है। नियुक्ति निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं। त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। अगर हम बात करें राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, तो यह कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना है? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना है? 25 वर्ष। ये हो जाएगा 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स में स्थापित किया गया था। जो एनसीसी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें 1971 में बांग्लादेश नया देश बना। इससे अलग होकर, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया देश बना, अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई? सर एनसीसी की स्थापना हुई 1948 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां देखिए, इसकी स्थापना साल 1948 में हुई थी। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सेना, मतलब सैनिक, जो हमारे आर्मी, नौसेना और वायुसेना से मिलकर बना एक त्रिसेवा संगठन है। बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। इससे पहले पाकिस्तान बंगाल भी कहा जाता था, पाकिस्तानी बंगाल भी कहा जाता था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद यह इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आया था।
साल 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद यह हिस्सा बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो बांग्लादेश नया देश कब बना? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध है, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है स्कीम है उसे हमें जरूर याद रखना है। अब देखिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं के लिए बीमा योजना, देश में सर्वाधिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, मेधावी बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना। तो जो सौभाग्य योजना है इसका संबंध किससे है? बिजली से है। किससे है? इसका संबंध बिजली से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सौभाग्य योजना है इसका संबंध किससे है? घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने से है। अब यहां देखिए, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कीम चल रहा है आजकल सर, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था कि सर 2022 तक सभी को पक्का घर प्रदान करना। ये दो हिस्सों में बटा था, एक प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना और एक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इसका लाभ गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना था। लेकिन 2022 तक सभी को पक्का मकान नहीं मिला, इससे इसे 2025 तक क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है कि फॉर्म अभी भी भर रहे हैं, इसे 2025 तक क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 से। चलिए आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो सभी का खाता खुलवाया गया था और कहा गया था कि सरकार इसमें कुछ फंड डालेगी। चलिए, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 196। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को यूरोपीय लोगों द्वारा ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? सर कामाख्या माता मंदिर, ये कहां पर है? असम राज्य में है। कहां पर है? असम में। सर जो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ही ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सर पुरी जगन्नाथ मंदिर, ये भी कहां है? ये भी अपने उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? ये भी उड़ीसा राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कितने रुपए पर इसका चित्र अंकित है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिन्हें हमें याद रखना है। सर कंदरिया महादेव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो जिला में है। कहां पर है? खजुराहो। और खजुराहो को 1986 में 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चलिए, लिंगराज मंदिर कहां पर है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सर इसका निर्माण कराया था ययाति केसरी ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने इसका निर्माण कराया था लिंगराज मंदिर। श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। हरमंदिर साहब कहां पर है? अमृतसर पंजाब में। कहां पर है? अमृतसर पंजाब राज्य में हरमिंदर साहब। बृहदेश्वर मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहां पर है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश के राजा राज प्रथम में। राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कामाख्या माता का मंदिर भारत के असम राज्य में है। इन्हें हमें नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट टेम्पल जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 197। रानी अबक्का स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे लड़ने के लिए जानी जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच। चलिए, तो सर जो रानी अबक्का हैं,
स्वतंत्रता सेनानी ये किससे लड़ने के लिए जानी जाती हैं? तो सर भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। तो ये पुर्तगालियों से ही लड़ने के लिए जानी जाती हैं। रानी अबक्का किससे लड़ने के लिए जानी जाती हैं? तो ये पुर्तगालियों से ही लड़ने के लिए जानी जाती है रानी अबक्का। अब हम रानी अबक्का के बारे में जानेंगे। रानी अबक्का चौटा उल्लाल की पहली तुलवा रानी थी। किसकी? चौटा उल्लाल की पहली तुलवा रानी थी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी थी। वह चौटा राजवंश से संबंधित थी। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रानी अबक्का थी वह किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये चौटा राजवंश से संबंधित थी। भारत में आने वाले विदेशियों का क्रम इस प्रकार है। जो भारत में विदेशी आए वो कैसे आए हैं? सबसे पहले सर पुर्तगाली आए हैं। कौन आए हैं? पुर्तगाली। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डेनिश आए हैं, फिर सबसे लास्ट में कौन आए हैं? फ्रांसीसी। सर पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में। तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? सर ये था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली था। ये कब आया? सर 1498 में। ये कहाँ उतरा था? कलिकट में। कहाँ उतरा था? कलिकट में उतरा था वास्को डिगामा। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 198। बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? अब देखिए सर यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सर सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा, मथुरा और दिल्ली। आगरा, मथुरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। सर जो बद्रीनाथ शहर है यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। सर कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। यह सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा, जो बद्रीनाथ शहर है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए बद्रीनाथ शहर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। जहां पर अलकनंदा व भागीरथी नदी मिलती हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। इसे ही गंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। सर उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है जहां पर कुंभ का मेला लगता है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है और कटक महानदी के किनारे स्थित है। जो कटक शहर है वो किस नदी किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। आप लोग बताइए कि जो सूरत शहर है क्या है? जो सूरत शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूरत शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो हमारा सूरत शहर है सर वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 199। अब देखिए नदी और उनके तट पर बसे शहर सर एक ही दिन सर दो क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब एक ही डिपार्टमेंट में कितना पूछ लिया सर? दो क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सर उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सर नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण नहीं करती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो ये है नर्मदा और ताप्ती। सर ये किसका निर्माण करती हैं? तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी ज्वार नदमुग एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही कुंभ का मेला लगता है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। जो कोलकाता शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। चलिए नेक्स्ट आप बताइए जो हमारा लखनऊ शहर है कौन सा है? लखनऊ शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो लखनऊ शहर है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है
हमारा लखनऊ शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, संविधान के 73वें संविधान संशोधन किस प्रणाली की स्थापना की गई? तो सर हमें पता है जो हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992, क्या है 1992, सर इसके तहत किसकी स्थापना की गई? सर पंचायती राज की स्थापना की गई। मतलब सर इसके तहत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। कौन सा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। जो सर 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 है, इसमें सर किसकी स्थापना की गई? तो इसमें नगर पंचायत की स्थापना की गई। किसकी? नगर पंचायत या नगर पालिका की स्थापना की गई। नगर पंचायत या नगर पालिका, इसका संबंध 74वें संविधान संशोधन से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहां पर इसको इरेज कर देते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1992 में। और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अधिनियम कब का है? 1992 का, लेकिन लागू कब से हुआ? 1993 में। इसका संबंध ग्राम पंचायत से है। यह इससे संबंधित अनुसूची क्या है? तो सर ग्राम पंचायत से संबंधित अनुसूची कौन सा है? 11। सर अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। यह एक विशेष निकाय है जो बहुविषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरण को संभालने और आवश्यक विशेषज्ञों से लैस है। ये किसकी बात कर रहा है? ये सेकंड लाइन, सर ये बात कर रहा है एनजीटी की। किसकी बात कर रहा है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का। क्योंकि हाल ही में जो अपना कुंभ का मेला प्रयागराज में हुआ, वहां पर एनजीटी अभी हाल ही में चर्चा में रहा। इसके लिए कि जो वाटर पॉल्यूशन है, जो जल प्रदूषण को लेकर, जो जल का हमारा बीओडी है उसको लेकर, इसका काम कौन देखता है? यही देखता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। तो जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो जो हमारा अनुसूची 11 है ग्राम पंचायत, उसमें कितने विषय हैं? 29। और जो हमारा अनुसूची 12 है उसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। 201, भारतीय ध्वज में नीला पहिया है। द ब्लू व्हील इन द इंडियन फ्लैग इज? काल चक्र है, कृष्ण चक्र है, अशोक चक्र है, बुद्ध चक्र है। तो इसमें क्या है? सर अशोक चक्र है। और अशोक चक्र को में सर कितनी तीलियां होती हैं? तो इसमें 24 तीलियां होती हैं, जो 24 घंटे हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। कि सर 24 तीलियां किसको? जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, वही 24 तीलियां 24 घंटे को इंगित करती हैं। तो ध्वज में नीला पहिया अशोक चक्र है, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट 202, 17 अगस्त 1947 को स्थापित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? सर उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच कौन सा है? तो सर है मैकमोहन रेखा। 38वीं समांतर रेखा सर ये किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। किसके बीच में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 38वीं समांतर रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने आपको सारी चीजें यानी एक ही पीडीएफ के अंदर दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट जितने भी लाइंस हैं कंट्री से संबंधित वो यहां पर दिया। पहला डूरंड रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। अब देखिए मैगीनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। ऑर्डरनिश पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। फिर देखिए सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच।
हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच, इंपॉर्टेंट है, हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। 70वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। मैकमोहन रेखा, यहां देखिए मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, मैन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच। हिडनबर्ग इंपॉर्टेंट है, मैन रहीम इंपॉर्टेंट है। फिर यहां देखिए 49वीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैगी नॉट इंपॉर्टेंट है, 38वीं इंपॉर्टेंट है, रेडक्लिफ मैकमोहन और डुरंटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आपको अपने नोट में शामिल जरूर करना है सर, सारी रेखाओं को। एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा। 203 सर, झारखंड की राजधानी कहां है? आपके जो स्टेट है और उसके कैपिटल, उसके सीएम और गवर्नर, ये भी आपको याद रखना है। तो सर झारखंड की राजधानी क्या है? रायपुर। सर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रांची झारखंड की राजधानी है, यही हमसे पूछा है। पटना बिहार की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड 1 नवंबर 2001 को बिहार से अलग हुआ है, यानी झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। सर 1 नवंबर को 3 नए राज्य बने। सर छत्तीसगढ़ से अलग होकर सर छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये तीनों अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, बिहार की राजधानी पटना है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। सर जयपुर के अंदर ही क्या स्थित है? हवा महल। जयपुर के अंदर क्या स्थित है? हवा महल। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 सर, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? इस सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सर मंगल। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह इसे कहा जाता है मंगल को। सर बुध, यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, बृहस्पति और शुक्र। तो सर चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को ही क्या कहा जाता है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ये क्या लिखा है? चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है, यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सर मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। सर पिबोश और डिबोश, पिबोस और डिबोश। सर जो डिबोश है ये सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा? डिबोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन में किया गया। सर जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका आयोजन कहां किया गया? जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, डरबन। सर ये कहां है? साउथ अफ्रीका में। कैनबरा, सर ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यॉर्कशायर। सर जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हैं ये कहां हुए थे? ये हुए थे बर्मिंघम में। कहां हुए थे? बर्मिंघम। ये कहां है? इंग्लैंड में। कहां हुआ था? बर्मिंघम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2022 राष्ट्रमंडल खेल आधिकारिक तौर पर 22वें राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है। यह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था 2022 का। 2022 राष्ट्रमंडल खेल लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2000 में कितनी बार हो चुका है? सर इंग्लैंड में यह आयोजित होने वाला तीसरा खेल है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल। भारत में एकमात्र बार, भारत में एक ही बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, वो कब हुआ है? 2010 में दिल्ली में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि भारत में कितनी बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ है? तो एक बार मात्र 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। अब आप बताइए राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई? खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस
वर्ष हुई? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? तो सर राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना कब हुई? 1930 में। कब हुई? 1930 में। कहां पर हुई? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। हैमिल्टन कनाडा में। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से हुई? 1930 से। नेक्स्ट 206 दुर्योधन वधम किस कला के रूप में कहानी का चित्रण है? उटान, नूथलिया, चक्या कुथु, कुट्टमपट्टू और कथकली। जो दुर्योधन वधम है ये किस कला पर आधारित है? तो सर ये किस कला पर आधारित है? कथकली पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दुर्योधन वधम किस कला में कहानी का चित्रण है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कथकली। तो 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर ये कथकली कहाँ का है? तो ये कथकली नृत्य है, ये कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? सर ये भी कहाँ का है? मोहिनी अट्टम भी केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट 207 अहिंसक प्रतिरोध से जुड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन था? द मोस्ट पॉपुलर लीडर एसोसिएटेड विद नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। सर जो अहिंसा परमो धर्म ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा नहीं करना है। तो लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी। तो अहिंसक प्रतिरोध से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। कहां आए? 9 जनवरी 1915 को कहां से भारत आए? अफ्रीका से भारत आए। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अहिंसक प्रतिरोध से जुड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म। लाला लाजपत राय का निधन साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी के प्रहार से हुआ। तो साइमन कमीशन का भारत कब आया? तो पहले आप बताइए कि सर साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और ये भारत कब आया? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी। सर ये त्रिपुरी कहाँ है? ये जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर। चलिए तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। कब हुआ? 1927 में। सर ये भारत कब आया? 1928 में भारत आया। भारत आया 1928 में। सर इसका विरोध किया गया, साइमन कमीशन का क्या किया गया? विरोध किया गया। क्योंकि सर इसमें सभी के सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसी के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता हैं, लाल बाला और पाल। चलिए भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगत सिंह को। चलिए 208 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर वन ऑर्नेड राइनोसोरस? सर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सर अगर बात करें काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, दिहंग पटकई, सर ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? तो हमारे असम राज्य में है। कहां पर है? असम राज्य में। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरबन, बुक्शा, गंगमल, ये सब कहां है? पश्चिम बंगाल में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो असम में कौन कौन से हैं? देखिए सर असम में है मानस, काजीरंगा, नमेरी, ओरांग और डिब्रू साइखोवा। ये सब कहां है? असम में है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
सर इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। चंदौली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। तडोबा, ध्यान से देखिएगा, ये इसको क्या बोलते हैं? तडोबा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। और गुंगमल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखिए अगर उड़ीसा राज्य की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकनिका उड़ीसा में। गहिरमाथा उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है जो हमारा ओरिल रिडले कछुआ है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जो ओरिल रिडले कछुआ है ये किस उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भीतरकनिका में। कहाँ पाया जाता है? भीतरकनिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा, असम। और एशियाई शेर के लिए कौन सा है? तो सर जो एशियाई शेर के लिए हमारा फेमस है वो है गिर नेशनल पार्क। कहाँ? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 209, संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के संविधान में से एक है। हमें अपने सरकारी संपत्ति राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। सर नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? डीपीएसपी। सर ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। सर जो अधिकार है कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है। अब यहां देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4A में रखा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक कर्तव्य है। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो सर ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहां भारत के पूछा है, भारतीय नहीं पूछा है। तो सर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहां भारतीय लिख देता तो हो जाता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर देखिएगा आपको सारी चीजें एक साथ ही नोट डाउन कर लेनी है कि भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के भारत के वाइसराय का क्रम क्या है? तो देखिए ट्रिक क्या है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, अगर आपसे बोले कि सर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ध्यान से देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। तो सर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सर बंगाल का अंतिम कौन था? विलियम बेंटिंक। तो भारत का पहला, सर भारत का पहला था विलियम बेंटिंक। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला वाइसराय रॉबर्ट है वारेन हेस्टिंग विलियम की, तो भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो यहां लिखेगा भारत का प्रथम वाइसराय ये था लॉर्ड कैनिंग। यहां पर लिखना है कैनिंग, कै का मतलब है की का, लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। फिर देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये आपको क्रम याद रखना है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे।